हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन का 2025 का 26 जून का पेपर। ठीक है, तो इसके हमने 75 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट 76 क्वेश्चन। ठीक है, तो what shall be average waiting time per process if we know that the 10 processes arrive every second and there are normally 20 processes in the queue? क्या बोल रहा है कि आपको एवरेज वेटिंग टाइम फाइंड आउट करना है। अगर हमको पता है कि ऑलरेडी 10 प्रोसेसेस अराइव है, कितनी 10 प्रोसेसेस, और हर एक प्रोसेस एवरी सेकेंड में अराइव हो रही है, और यहाँ पे हमें 20 प्रोसेस क्यू में है। तो आप कह सकते हो कि 20 प्रोसेस क्यू में है और 10 प्रोसेस अराइव है, तो इनको हम जब कैंसल आउट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 सेकेंड। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच इज क्वेश्चन नंबर है हमारा 77। तो 77 क्वेश्चन बोलता है कि द टाइट एसिम्प्टोटिक बाउंड ऑफ द रेफरेंस रिलेशन टी एन टू टी एन डिवाइड बाय 4 प्लस स्क्वायर एन टी। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मैं आपको इसका सॉल्यूशन से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगी। लाइक देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ तो आपको रेफरेंस रिलेशन गिवन है ये वाला। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ रूट एन की, है ना, सॉरी, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर हमको दे रखा है एन, है ना, फर्स्ट वाली टर्म दे रखी है एन, प्लस आपको सेकेंड वाली टर्म में दे रखा है रूट एन। तो ठीक है, रूट एन मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय रूट एन? तो एन प्लस एन हाफ, है ना, वी कैन से दैट। तो आपको अगर इन दोनों में से कॉमन लेना होगा, वी कैन से दैट कि अगर हम एलसीएम जैसे कि हम निकालते हैं ना कॉमन इन दोनों में से, तो क्या निकालेंगे? कॉमन हमारा आएगा एन, है ना, ये। ठीक है, अब हमने ये तो ले लिया, अब बाकी का जो हमारा बचा है, बाकी जो हमने लिया था ये एन डिवाइड बाय 2, ये 1/2 का क्या। तो आप इसके लिए क्या करोगे, जब भी आपको ऐसी सिचुएशन देगा तो आप log यूज करोगे उसके लिए, तो log n। तो आपकी ऐसे करके हमारी कंडीशन बन जाएगी, और आप इसको मास्टर थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हो। और अगर आपको आप इसमें मतलब आप इसमें बहुत ज्यादा माहिर हो गए हो ना, तो आप डायरेक्टली भी बिना मास्टर थ्योरम के भी आप उसको क्वेश्चन को सॉल्व कर जाओगे। ठीक है, तो इस टाइप के हम कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विच इज थीटा रूट रूट एन हमने निकाल लिया था, फिर log n। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लिस्ट 1 और लिस्ट 2 आपको गिवन है। तो यहाँ पर हमको बताना है कि मैच द कॉलम। तो डिजिटल सिग्नेचर मतलब क्या होता है कि डिजिटल सिग्नेचर क्या कंफर्म करती है? कंफर्म द ऑथेंटिसिटी एंड इंटीग्रिटी। कि भाई अगर डिजिटल सिग्नेचर भी हमको दिख जाता है तो हमको लगता है कि हाँ भाई ऑथेंटिक बंदे ने भेजा है और इंटीग्रिटी मेंटेन है उसकी। ठीक है, हैश फंक्शंस क्या होते हैं? तो व्हाट डू मीन बाय हैश फंक्शन? तो इट प्रोड्यूस अ फिक्स्ड साइज डाइजेस्ट, है ना, एक लाइक ये है ना, तो फिक्स्ड साइज का बनता है, हम कह सकते हैं। नेक्स्ट, एईएस क्या होता है? तो एईएस एक प्रकार की ऐसे एल्गोरिथम है जो सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन के लिए हम यूज करते हैं, और आरएसए जो है वो हम एसिमेट्रिक के लिए यूज करते हैं। तो कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि आरएसए कैसे याद रखें और एईएस कैसे याद रखें कि सिमेट्रिक है या एंटी सिमेट्रिक। तो देखो मैं आपको इसकी ट्रिक बता देती हूँ अच्छी सी। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या दे रखा है? इट्स लाइक ए, है ना, तो जिसके स्टार्टिंग में ए है उसकी स्टार्टिंग में ए आएगा, तो बिल्कुल कंफ्यूजन हो जाएगा। तो हम ये मान सकते हैं ना कि अगर इसकी स्टार्टिंग में ए ले लिया है तो आप इसकी स्टार्टिंग में ए नहीं दे सकते, तो ये सिमेट्रिक एल्गोरिथम हो जाएगी। ठीक है, और वहीं इसके लास्ट में ए है तो हम इसकी स्टार्टिंग में ए दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप बस इसको याद रख लो, इस टाइप से किसी भी एक को याद रख लोगे तो आपको क्लियरली याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 79। तो यहाँ पर हमको फॉलोइंग ग्रामर्स गिवन है ओनली सीएफजी के लिए। तो हमको बताना है कि कौन सी इनमें से सीएफजी है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं ताकि हमें पता चलेगा कि अदर ग्रामर कौन सा रूल फॉलो कर रही है। तो सबसे पहले मैं बात करूं, एस जो है यहाँ पर हमारा क्या है? नॉन टर्मिनल, और जो यहाँ पर बी जो है वो क्या है? टर्मिनल। ठीक है, जो आप टर्मिनेट कर देते हो। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं एस ए बी, तो यहाँ पर ये तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ए, व्हाट अबाउट द ए? वेयर इज द ए टर्मिनल, है ना, तो ए का हमारे पास कोई टर्मिनल नहीं है, तो जिससे सीएफजी नहीं बनेगी, क्योंकि आप फिर यहीं पे स्टक हो जाओगे ना। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं एस ए बी ए एस। तो यहीं पे गड़बड़ हो गई, देखो यहीं पे इसने गड़बड़ दे दी। क्या कि आपको पता है कि सीएफजी क्या बोलता है कि हमारे लेफ्ट साइड में हमको नॉन टर्मिनल नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, मतलब आपको एक बार मिलता है, ठीक है ना, आपको यहाँ पे देखो ये ए दे रखा है ना, तो ये टर्मिनल हो गया। तो ये लेफ्ट साइड में क्या कर रहा है? इसकी प्लेस तो हमेशा राइट साइड में होती है, तो ये लेफ्ट साइड में गलत दे दिया। ठीक है, ये तो एक, अगर ये ए नहीं होता तो बिल्कुल सही होता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एस ए एस
एस है ना ए। तो आप देखो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ना यहाँ पर ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है, यहाँ पर हमको दो टर्मिनल्स दे रखे हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक नॉन टर्मिनल दे रखा है, तो ये ओनली CFG है ना, बट ये रेगुलर नहीं है। क्या है? रेगुलर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट देखते हैं डी वाला। तो यहाँ पर ये हमारा CFG था। अब SA और A, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो जब आप इसको देखोगे, फाइंड आउट करोगे, तो S आप डेफिनेटली इसको निकाल पा रहे हो, और यहाँ पर A इसको टर्मिनेट कर रहा है, तो डेफिनेटली ये भी हमारी कॉन्टेक्स्ट फ्री है, बट रेगुलर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास SAB और ये दे रखा है। तो आप अगर यहाँ पर आपको कभी भी इस टाइप की ग्रामर दे दे, तो ये डिफाइन करती है हमारी रेगुलर को। तो ये रेगुलर है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर नल जो है, नल वैल्यूज आ गई, ठीक है। तो इसीलिए ये CFG नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आप देख सकते CD जो है वो हमारी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, बाकी सब नहीं। ये हमारी रेगुलर हो जाएगी, है ना, और ऊपर वाली हमारी, ठीक है, ऊपर वाली नहीं होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है, Which one of the following is a not a parent selection technique used genetic algorithm implementation? तो इनमें से कौन सी जो है हम यूज नहीं करते हैं पेरेंट सिलेक्शन टेक्निक के लिए? जेनेटिक एल्गोरिथम में हमने देखा था कि हम पेरेंट को सिलेक्ट करते हैं, क्रॉसओवर करते हैं, म्यूटेशन करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम कौन सी एल्गोरिथम को सिलेक्ट नहीं करते? तो रेडियल, है ना। रैंक हम देखते हैं, बॉल्समैन यूज करते हैं, टूर्नामेंट यूज करते हैं, लेकिन हम क्या नहीं करते? रेडियल नहीं करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज क्वेश्चन नंबर 81। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू एमएकॉल्स क्वालिटी फैक्टर्स? ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पार्ट इंपॉर्टेंट है, हमने पढ़ा है, तो आपको पता होना चाहिए कि देखो एमएकॉल्स की क्वालिटी फैक्टर्स हैं कुछ। तो मेंटेनेबिलिटी बिल्कुल ठीक है ना। यूजेबिलिटी बिल्कुल सही है, क्योंकि उसके ये पार्ट है, उसके क्वालिटी फैक्टर्स है। एक सॉफ्टवेयर किस टाइप का होना चाहिए, उसमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, ये बताता है हमें मैककॉल्स, ठीक है। तो मेंटेबिलिटी होता है, यूजेबिलिटी होता है, ठीक है, इंटीग्रिटी होता है, बट फंक्शनलिटी इज नॉट अ पार्ट ऑफ द एमएकॉल फैक्टर्स, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मैककॉल्स के 11 फैक्टर्स हैं, है ना। उसमें बहुत सारी चीजें लाइक प्रोडक्ट ऑपरेशंस, प्रोडक्ट रिवीजन, ट्रांजेक्शन, मेंटेबिलिटी, यूजेबिलिटी, इंटीग्रिटी, है ना। जैसे यहाँ पे दे रखा है आपको, देखो मेंटेबिलिटी, यूजेबिलिटी, इंटीग्रिटी, रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी एंड ओवरऑल, ठीक है। एक्सेसिंग एंड इंप्रूविंग के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन, है ना, इसलिए हमने बता दिया कि यहाँ पर हमारे पास और भी फैक्टर्स हैं जो बिलोंग करते हैं मैककॉल्स क्वालिटी फैक्टर को। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 82। तो यहाँ पर हमारे पास अरेंज द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, आपको बताना है यहाँ पर अरेंज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, जिसके अंदर ऑर्डर दे आर यूजुअली परफॉर्म्ड द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स। आपको SDLC से क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि यूनिट टेस्टिंग करोगे। क्या करोगे? यूनिट टेस्टिंग, यानी छोटे लेवल पे टेस्टिंग करोगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड पे क्या आ जाता है? इंटीग्रेटिंग टेस्टिंग, है ना। आप उस यूनिट को, जैसे आप एक छोटे से लेवल पे कर रहे हो, तो आप उन दोनों को जोड़ दोगे, क्लियर है। फिर आप क्या करोगे? सिस्टम टेस्टिंग करेंगे हम। और इसके बाद आप क्या करोगे? एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो आपको मैं एक ट्रिक बता देती हूँ कि देखो सबसे छोटा जो पार्ट होता है वो एक किसी सॉफ्टवेयर का तो होता है यूनिट, है ना। तो हम यूनिट को फर्स्ट प्लेस पे रखेंगे, है ना। और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, यानी सब, अगर हमारा सॉफ्टवेयर बन गया मान लो, तो आप उसको सबसे लास्ट में क्या करोगे? एक्सेप्ट करोगे। यूजर क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। तो वी कैन से दैट कि फर्स्ट पे हमारा यूनिट आ जाएगा, और इसी यूनिट से सेकंड पे हम इंटीग्रेशन निकाल लेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन के बाद हमारे पास आ जाएगा सिस्टम, है ना, सिस्टम टेस्टिंग, और फिर आ जाएगा एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 83। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमको बताना है। तो ए नॉन सीरियल शेड्यूल इज सेड टू बी कॉन्फ्लिक्ट सीरियल कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट इफ सम शेड्यूल। तो देखो जब भी आप नॉन सीरियल शेड्यूल की बात करोगे, तो वहां अगर हम कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल की बात करते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट किसके इक्वल होगा? सम सीरियल शेड्यूल के, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, ये करेक्ट है। नॉन सीरियल शेड्यूल्स इज सेड टू बी व्यू सीरियलाइजेबल, अगर वो व्यू होगा तो वो सम, ऑब्वियसली बात है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है और सेम चीजें बता रहे हैं, ठीक है।
A schedule is said to be serial if instructions of participating transactions are chronologically interleaved with each other. क्या बोल रहा है कि अगर आप एक शेड्यूल की बात कर रहे हो और वो ऐसे पार्टिसिपेट कर रहा है एज ए ट्रांजेक्शन ऑफ क्रोनोलॉजिकल, तो जब भी शेड्यूल, ये शेड्यूल्स और सीरियलाइजेबल की हम बात करते हैं तो इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर विथ ईच अदर, है ना। तो इसीलिए हम ये स्टेटमेंट को रॉन्ग कहेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट आता है हमारा इफ कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल विल बी व्यू सीरियलाइजेबल, यानी कि अगर एक हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होता है और उसके बाद होता है व्यू सीरियलाइजेबल, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस टाइप से इसको डिफाइन कर सकते हैं, या मैं इसको और अच्छे से बोलूँ तो, ठीक है, यहाँ पर ये व्यू सीरियलाइजेबल, ठीक है। तो व्यू सीरियलाइजेबल बट वाइस वर्सा इज नॉट पॉसिबल, क्यों? क्योंकि देखो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल व्यू तो है पर व्यू सीरियलाइजेबल कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकता, इतना मतलब मे और मे नॉट बी वाली कंडीशन, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 84। तो कंसीडर द स्टेटमेंट्स आपको दे रखे हैं स्ट्रिप से रिलेटेड रिप्रेजेंटेशन फॉर प्लानिंग प्रॉब्लम। तो सबसे पहली बात आती है स्ट्रिप इज अ फीचर सेंट्रेड रिप्रेजेंटेशन, बिल्कुल नहीं, इनकरेक्ट है। The feature describing state of the world are divided into primitive and derived। तो यहाँ पर हम इनमें क्या करेंगे, स्टेट को डिराइव्ड कर देंगे विथ प्रिमिटिव और डिराइव्ड, ठीक है। स्ट्रिप्स रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो एक्शन कंपैरिजन के बेस पे होती है कि प्री कंडीशन और उसके इफेक्ट। आपने यहाँ पर हम प्लानिंग प्रॉब्लम्स देखते हैं कि उसकी ओल्ड जो मतलब हम बात करते हैं कि ये पहले वाली कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, हम उसकी प्लानिंग और उसके इफेक्ट को मॉनिटराइज करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर ये हो जाएगा बी और सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नाउ डी पे देखते हैं, तो स्ट्रिप्स कैन डायरेक्टली डिफाइन द कंडीशनल इफेक्ट। तो डायरेक्टली डिफाइन नहीं कर सकता, हमने इससे पहले ही पढ़ा है कि वो प्री कंडीशन को चेक करेगा, टेस्ट करेगा, देन वो डिफाइन करेगा। तो दैट्स वाई कि हमारा फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर का क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द एन्क्रिप्शन टेक्निक्स। ठीक है, तो एन्क्रिप्शन टेक्निक्स क्या होती है तो समझते हैं। इन सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी द सीक्रेट या प्रोटेक्शन से, यहाँ पे सीक्रेट आना चाहिए था, आई थिंक गलती से इनने गलत लिख दिया है, इट्स रॉन्ग। सीक्रेट प्रोटेक्शन ऑफ द की जनरेटिंग फंक्शंस मस्ट बी हायर लेवल देन द डिक्रिप्टिंग फंक्शन। मतलब जो हमारी यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी क्या बोलती है कि वो की को इस टाइप से प्रोटेक्ट करेगी हायर लेवल पे, और मतलब जब आप उसको डिक्रिप्ट करने से ज्यादा वो किस पे फोकस करेगी, इनक्रिप्ट लेवल पे। तो ऐसा नहीं है, दिस इज रॉन्ग, है ना। वो डिक्रिप्शन के लिए इंपॉर्टेंट है जस्ट बिकॉज, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, इनक्रिप्ट करके तो आप यहाँ से सेंड कर रहे हो, लेकिन मान लो कि डिक्रिप्ट करने से पहले हमारा डेटा ब्रीच हो गया, तो डेटा किसी ने चुरा लिया, तो डिक्रिप्ट लेवल पे वो ज्यादा हायर लेवल पे वर्क करेगी, ठीक है। डीईएस टेक्निक वर्क्स टेकिंग 64 बिट्स चंक वैल्यूज एंड 56 बिट पे सीरियल ट्रांसफॉर्मेशन करती है। तो बिल्कुल ट्रू है ना, ये आपको याद रखना है कि डीए 64 बिट्स पे वर्क करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि द टू फिश सिमेट्रिक ब्लॉक एल्गोरिथम वर्क ऑन द वेरिएबल्स की लेंथ अप टू 196 बिट्स एंड 128 ब्लॉक। तो ये ऑलरेडी एक मेजर कॉलम का क्वेश्चन है, तो इस टाइप से भी पूछ सकते हैं स्टेटमेंट बना के। तो आपको पता होना चाहिए कि टू फिश सिमेट्रिक ब्लॉक जो है वो दो टाइप की बिट्स को फॉलो करती है, विच इज 196 और 128। क्लियर है ना, 128 यहाँ पर आप बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है RC4 इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्ट्रीम साइफर that encrypt and decrypt streams of bits and byte instead of block। तो RC4 की बात करते हैं तो इट इज मोस्ट कॉमन स्ट्रीम साइफर, है ना, जहां पर आप इनक्रिप्ट भी कर सकते हो, डिक्रिप्ट भी कर सकते हो बिट्स और बाइट्स को। तो बिल्कुल ट्रू है, तो हमारे पास बी, सी और डी बिल्कुल सही हो जाएंगे, अदरवाइज बाकी फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि हम प्रोटेक्शन की को करते हैं लेकिन डिक्रिप्शन लेवल पे ज्यादा करते हैं, हायर देन मतलब हायर लेवल पे, है ना, तो इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 86। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो आपको बताना है सबसे पहले द राइट थ्रू पॉलिसीज ओनली कैशे अपडेट, नहीं कैशे को ही नहीं, वो मेन मेमोरी को भी अपडेट करती है। राइट बैक पॉलिसी इज बोथ कैशे एंड मेमोरी अपडेटेड। तो यहाँ पर नहीं, राइट बैक पॉलिसी कैशे को अपडेट नहीं करती है, सिर्फ मेन मेमोरी को अपडेट करती है। कैशे कोहेरेंस प्रॉब्लम एग्जिस्ट द मल्टी प्रोसेसर विद प्राइवेट कैशे बिकॉज ऑफ द नीड टू शेयर राइटेबल डाटा। कैशे कोहेरेंस प्रॉब्लम कब होगी, जब हम मल्टीपल प्रोसेसर के साथ अपने प्राइवेट डेटा में प्राइवेट कैशेस को चेंज करने की कोशिश करेंगे। मतलब एक से ज्यादा प्रोसेसर्स, मल्टी प्रोसेसर्स जो होंगे वो
चेंज करेंगे उस रिसोर्सेज को। मान लो कि हमारे पास दो सिस्टम है और आप सेम डेटा पे वर्क करके आप उसको चेंज कर रहे हो, है ना, तो यहाँ पर कैशे कोहेरेंस की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। कैशे कोहेरेंस प्रॉब्लम्स कैन सॉल्व बाय मींस ऑफ हार्डवेयर ओनली स्कीम्स। तो आप अगर मान लो कि इसके साथ आपने एक ही हार्डवेयर कनेक्ट कर रखा है और वो हार्डवेयर हम इसके साथ कनेक्ट ना करेंगे, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, कैशे कोहेरेंस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन। हम थोड़ा सा और इसके बारे में देख सकते हैं नेक्स्ट आगे कि देखो, इन राइट थ्रू पॉलिसी ओनली कैशे इज अपडेटेड। ये स्टेटमेंट गलत क्यों है? क्योंकि बोथ कैशे और मेन मेमोरी के अपडेट एक साथ करती है ना, जब राइट ऑपरेशन अकर होता है। मैंने आपको जैसे कि पहले बताया था। अब द स्टेटमेंट सेकंड क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि एक बहुत है ना, कैशे ओनली कैशे इज अपडेटेड इमीडिएटली लेकिन मेन मेमोरी अपडेटेड लेटर। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, लेकिन वो साइमल्टेनियसली करती है। लेकिन अब जो अपडेट कब होगा, अपडेट कौन पहले होगा, विच इज कैशे। कैशे जो है हम इमीडिएटली अपडेट कर देंगे, लेकिन मेन मेमोरी जो वो है बाद में अपडेट होती है, तो वो टाइम लेती है। ठीक है, इसीलिए ये स्टेटमेंट इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नहीं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज क्वेश्चन नंबर 87। तो यहाँ पर हमको एम्प्लॉय आईडी दे रखी है, कंपेरिजन आईडी दे रखी है, ऑन आईडी दे रखी है, और विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन अलजेब्रा सेट ऑफ इट्स इज ऑन ऑल ब्रांड्स। ठीक है, तो पाई हम जब भी, मैंने आपको बताया कि जब भी हम यूज करते हैं प्रोजेक्शन का, तो यहाँ पर हम पाई लगाते हैं, प्रोजेक्शन मेथड यूज करते हैं, इड है ना, क्योंकि आप यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी यूज कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा इड, ठीक है, फिर प्रोजेक्शन लगाया, फिर हमने ब्रैकेट लगाया, फिर हमने प्रोजेक्शन मेथड लगा के इड और सी आई यानी कि कंपनी आईडी, और यहाँ पर हमने, क्योंकि हमको ऑल ऑन ब्रांड्स का चाहिए, तो हमने ये लिखा, और डिवाइडेशन का रूल लगाया, क्योंकि हमको टोटल में से चाहिए है ना, जब भी हम ऑल की बात कर रहे हैं। डिवाइड बाय पाई और कंपनी की आईडी, है ना, मतलब सीआईडी और कंपनी। तो आपको उन एम्प्लॉय की आईडी चाहिए। ठीक है, डिवाइड बाय हमने क्या कर दिया, कंपनी की आईडी। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको थोड़ा बहुत समझ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन और प्लस वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज क्वेश्चन नंबर 88। तो बाइनरी इक्विवेलेंट आपको बताना है AOF का। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ, मेरे को डायरेक्टली अगर याद है कि A जो है वो 10 मतलब 10 पे होता है। ठीक है, यहाँ पर हम इसको 10 पे बोलते हैं। तो जब आप इसको बाइनरी इक्विवेलेंट में लिखते हो तो ये 10 वर्क करता है। ठीक है, भाई O मतलब क्या, ठीक है, O नहीं है, ये 0 है। ठीक है, O कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि अगर आप अल्फाबेटिकली चलोगे हेक्साडेसिमल में तो A to F होता है, तो भाई O कहाँ से आ गया है ना, तो ये प्रिंट मिस्टेक है, इट्स O, इट्स 0। ठीक है, तो आप इसको करेक्ट कर लेना, इट्स 0। ठीक, 0 बन ही नहीं रहा है मुझसे, तो 0 को आप 4 बार लिख दो, 0 0 0 0, तो आपकी 4 बिट डेटा हो जाएगा ये एक। फिर आप F को कितना लिख सकते हो, तो आप जानते हैं F 15 होता है, और 15 को आप 4 बार 1 लिखोगे, तो ये हो गया। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 10, 4 बार 0 और फिर 4 बार 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा, क्योंकि ये सारे आपको ये दे रखे 1 2 3 4, तो आपको ये, अगर इसने ये भी दे दिया था तो ये देने की जरूरत नहीं थी, या फिर यहाँ पर डायरेक्ट 1 2 3 लिख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, which is question number 89। तो in the packet of 42 cards 3 cards are chosen one after another, यानी कि 42 पैकेट्स हैं और 3 कार्ड हमने उसमें से चूज करे हैं एक के बाद एक। तो फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू बी डन विदाउट अ रिप्लेसमेंट। तो ये तो बहुत लंबी प्रोसेस, हम इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करा, देखो आपको पता है कि 42 कार्ड्स हैं, उसमें से आप 3 बार निकाल रहे हो, तो 42 41 40, तो आपका ये इतने वेव्स मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। ठीक, तो आप ये चूज कर सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप से आप डायरेक्टली इसको कैलकुलेट कर सकते हो, आपको फालतू में दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, कि जब आपको 42 दे रखा है तो आप तीनों को मल्टीप्लाई कर देना, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 90, विच इज लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकेंड हमको दे रखी है, एड्रेस स्पेस, मेमोरी स्पेस, कैशे स्पेस और लॉजिकल स्पेस। तो सबसे पहले एड्रेस स्पेस क्या होता है, तो वर्चुअल स्पेस है ना, एड्रेस स्पेस इज कॉल्ड अ वर्चुअल स्पेस, आपको पता होना चाहिए। देखो, इसको मैं याद करने की आपको ट्रिक भी बताती हूँ, इट्स लाइक ए, है ना, तो इसको आप ए को उल्टा करोगे तो क्या बनेगा, बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मेमोरी स्पेस की बात करते हैं, तो मेमोरी स्पेस इज रिलेटेड विद फिजिकल एड्रेस, जहां पर हमारी मेमोरी पड़ी रहती है। तो अगर मेमोरी को आप टच कर सकते हो, यानी कि आप फिजिकली उसको यूज कर सकते हो, है ना, मतलब हम कह सकते हैं कि अगर आप हाँ, हम छोटी सी वो मेमोरी कार्ड यूज करते हैं, तो आप मेमोरी को उससे याद रख सकते हो। ठीक है, कैशे मेमोरी आप जानते हो,
एसोसिएटिव मैपिंग मेमोरी होती है जो कैशे मतलब हमारी मेमोरी से जुड़ी हुई, मेन मेमोरी से जुड़ी हुई होती है, इसीलिए हम इसको एसोसिएटिव मैपिंग मेमोरी भी कहते हैं। और सेगमेंटेशन की बात करते हैं तो सेगमेंटेशन प्रोग्राम जो होता है वो लॉजिकल एड्रेस पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं क्योंकि लॉजिकल एड्रेस को हम सेगमेंटेट करते हैं, तोड़ते हैं, है ना, इसीलिए हम इसको सेगमेंटेशन में यूज करते हैं। सो लेट्स सॉल्व 91 क्वेश्चन which is comprehensive question. तो this is our 3 address code क्वेश्चन। तो इसके लिए हमें बहुत सारे ब्लॉक डायग्राम की नीड होगी और ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो हम इसको स्किप करेंगे, हम इसको बाद में कभी कवर करेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर हमारे 96 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 96 क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम समझते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको जो कंपैरिजन जो दिया हुआ है वो आपको डिस्क शेड्यूलिंग से गिवन है ऑलरेडी, है ना। और यहाँ पर आपको सारे ही टाइप की डिस्क शेड्यूलिंग पूछी गई है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हमारा। तो आपको यहाँ पर कंसिडर द डिस्क क्यू दे रखा है जो आपको सभी क्वेश्चन में सेम है, ठीक है। और आपको ये दे रखा है और यहाँ पर आपको रीड राइट हेड कितना दिया हुआ है 58, क्लियर है। तो अब आपको क्या करना है, क्या फाइंड करना है, टोटल हेड मोमेंट्स ऑफ सिलेंडर्स फॉर द शॉर्टेस्ट सिक टाइम फर्स्ट डिस्क शेड्यूलिंग टेक्निक। तो यानी कि आपको सबसे पहले शॉर्टेस्ट सिक टाइम फर्स्ट एल्गोरिथम को समझना पड़ेगा, उसकी शेड्यूलिंग का पता होना चाहिए आपको, क्लियर है। तो मैंने गेट के क्वेश्चन में इसको क्लियर करवाया था, फिर भी आपको मैं यहाँ पर एक बार और अच्छे से क्लियर कर दूंगी। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन फर्स्ट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो, तो यहाँ पर हमको अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर में हमने सबसे पहले क्या करा है, इस जो सिलेंडर्स हमको गिवन थे उनको आपने अरेंजिंग असेंडिंग ऑर्डर में जमा लिया, ठीक है। आपको पता है कि आपका जो रीड राइट हेड है वो कहाँ है 58 पे, क्लियर है। अब मैं आगे बात करती हूँ। तो जब मैं शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट पॉलिसी बोलती है कि आपके पास जो हेड है वहां से आप लेफ्ट साइड भी देखोगे और राइट साइड भी देखोगे, और जो आपको शॉर्ट मिलेगा वो आप उसकी तरफ बढ़ोगे। तो अगर हम 58 से 45 का डिफरेंस निकालेंगे तो हमको कम मिलेगा, वही 58 से 77 का डिफरेंस निकालेंगे तो वो ज्यादा मिलेगा, तो हम 45 की तरफ बढ़ेंगे ना। 45 से हम 77 का डिफरेंस निकालेंगे तो वो और ज्यादा बड़ा होगा, जबकि 45 से 33 का डिफरेंस थोड़ा कम होगा, तो हम इसकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लास्ट पोजीशन तक आ गए। इसके बाद आपको फर्दर कोई और सर्विस नहीं मिलेगी, तो हम फिर इधर बैक में आएंगे, फिर हम 77 को सर्व करेंगे, फिर 81 को सर्व करेंगे, फिर आप 91 को सर्व करोगे, है ना। और फिर हम इस टाइप से 150 को सर्व करेंगे, फिर 175 एंड 185, क्लियर है। तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ना। मैं आप आगे भी बता देती हूँ कि हम इसको कैसे क्या करेंगे। तो देखो यहाँ पर हम क्या लेंगे, सबसे पहले 58 है ना, तो 58 माइनस क्या लेंगे, माइनस कितना था 38। तो फर्स्ट पोजीशन हमारी क्या हो गई, ये हो गई, तो हम क्या करेंगे 38, क्लियर है ना। अब आप क्या करोगे, ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई, ठीक है, फर्स्ट लाइन का हम कह सकते हैं। सेकंड जो हमारी सर्विस थी, तो 33 से लेके आप कहाँ तक जा रहे हो 185। तो मैंने आपको बताया था कि हमको बड़ी जो डिजिट है उसमें से छोटी डिजिट को माइनस करना है, तो 185 माइनस 33, क्लियर है। और आप जब इसका डिफरेंस निकाल के इसको सॉल्व करोगे, लाइक जीरो है ना, यहाँ पर हम कर सकते हैं, सॉरी यहाँ पे 38 नहीं था, यहाँ पर आएगा हमारे पास 33, ठीक है, मैंने 38 लिख दिया गलती से, तो यहाँ पर आ जाएगा 33। और आप जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 8 3, ठीक है, 5 और 25, ठीक है, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 और 5 और 1, ठीक है। और आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 177 और 1, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ पर भी क्या मिलेगा 177, ठीक है। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं क्लियरली, है ना। तो मैंने आपको समझा दिया। तो यहाँ पर अगर आप जब भी इसको देखोगे तो आपका करेक्ट आंसर मिलेगा 177। तो हम इसको डिलीट कर देते, देखो 177, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेम, आपको सिलेंडर गिवन है, क्यू गिवन है, आपको बताना है स्कैन एल्गोरिथम, है ना। आपको क्या यूज करना है, स्कैन एल्गोरिथम को यूज करना है, बट हमको किस साइड चलना है, लेफ्ट साइड, यानी कि आपको इस साइड चलना है, क्लियर है। और डिस्क शेड्यूलिंग टेक्निक में आपको सेकेंड रिक्वेस्ट कौन सी सर्व करेगा वो बताना है। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन फर्स्ट। तो हम देख लेते हैं इसका। तो हम सबसे अगेन सेम चीज हमको सबसे पहले करनी है, क्या करना है, हमको अरेंज द असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो आपका रीड राइट हेड कितने पे 58 पे, आपको लेफ्ट साइड मूव करना है, तो 45
फिर 33। ठीक है, तो बस आपने लेफ्ट साइड मूव करा, स्कैन एल्गोरिथम क्या कहती है ना, इधर मूव करेंगे फिर हम इधर इधर इसको सर्व करते जाएंगे। ठीक, तो इस टाइप से आप इसको देख सकते हो। तो आपके क्वेश्चन में पूछा था कि जब आप रीड हेड से आगे बढ़ोगे तो आप सेकेंड सर्विस किसको दोगे, तो हमने फर्स्ट किसको सर्व किया 45 को, है ना, फर्स्ट सर्व, और सेकेंड सर्व किसको किया 33 को, है ना। तो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन। तो बस सिंपल आपका आंसर निकल गया कि 33। तो हम देख सकते हैं जैसे कि आपको ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 33 हमारा आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको सेकेंड सर्व का पूछा था। अगर वो फर्स्ट सर्व का पूछता कि हमने किसको सेकेंड रिक्वेस्ट किसकी थी, तो हमने फर्स्ट रिक्वेस्ट पूछता तो हम 45 कहते, है ना, और सेकेंड रिक्वेस्ट किसकी है, इसकी। ठीक है, क्लियर है। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शेल बी टोटल हेड, हमको टोटल हेड गिवन निकालने हैं मोमेंट्स ऑफ सिलेंडर्स FCFS मेथड यूज करके। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को सॉल्व करना है आपको। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अगेन हम यही लेते हैं, देखो, लेकिन इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पर हमने सेम तो ले लिया, बट आपको उस वाले डेटा की नीड होगी यहाँ पर, ताकि आपको पता रहे कि कौन सा फर्स्ट सर्व हो रहा है, पहले कौन सा सर्व हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सबसे पहले, तो हम 58 पे ही है। ठीक है ना, तो सबसे पहला हमारा अगर आ जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि पहले कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा है पहला, 45 81, 45 है ना, और 81। तो हम सबसे पहले किसको सर्व करेंगे, 45 करेंगे, है ना, फिर किसको करेंगे, 81 को करेंगे। क्लियर है। फिर हमारे पास नेक्स्ट किसकी आ जाती है, नेक्स्ट, तो आप देख लें, हमारे पास आ जाती है 185 और 33। ठीक है, तो हम देखते हैं 185 और 33। 185 तो यहाँ पर आ जाएगा डायरेक्ट, और 33 तो वापिस इधर आएगा, तो यहाँ पर। ठीक है, अब वापिस अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 175 और 99। 175 175 यहाँ से हम मूव करेंगे 175 पे, और फिर हम जाएंगे 99 पे। ठीक है, तो यहाँ पर हम टिक कर लेते हैं, और ये 99। क्लियर है। अब अगेन दो और बचे हमारे पास, हम वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर है 150 और 77। तो देख लेते हैं 150 और 77। 150 कहाँ है, जस्ट इसके बाद में, और 77, तो ये 77 है यहाँ पर। ठीक है, तो बस आपने ये डायग्राम बना लिया, बस इस टाइप से आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व करना था। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखो, मैं आपको बता देती हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है। 58 है ना, हमने लिखा है यहाँ पे 58 माइनस कितना लिखेंगे हम, 45। ये हमारी फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो गई, यानी हमें फर्स्ट रिक्वेस्ट को कर दिया। ठीक है, तो ये फर्स्ट लाइन खत्म। ठीक है, अब सेकेंड लाइन क्या होती है, 45 से लेके हमारी कहाँ तक जा रही है, ये यहाँ तक, यानी कि 185 तक। तो लिख देते 185। 185 माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास, 45। ठीक है, यहाँ पे ये सेकेंड टर्म हो गई। अब नेक्स्ट टर्म क्या है हमारी, ये रही। ठीक है, तो ये वाली लाइन हमारी नेक्स्ट टर्म है, तो 185 माइनस 33। ठीक है, तो अगेन 185 माइनस 33। क्लियर है, तो ये वाली लाइन भी कंप्लीट हो गई हमारी, है ना। अब नेक्स्ट लाइन कौन सी, 33 और किसकी है, 175। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 175 माइनस 33। ठीक है, नेक्स्ट लाइन हमारी कौन सी है, ये रही यहाँ पर, विच इज 175 से लेके 175 से लेके 99 तक। ठीक है, तो यहाँ पर 175 से लेके 99। ठीक है, नेक्स्ट कौन सी लाइन हो जाएगी हमारे पास, यहाँ पर 99 से लेके 150 तक। तो 150 माइनस 99 करूंगी, क्योंकि 150 ग्रेटर है, 150 माइनस 99। ठीक है, और लास्ट लाइन हमारी है विच इज, ये वाली लाइन भी हमने कंप्लीट कर ली। इसके बाद हम देखेंगे 150 से लेके 77 तक। तो हम जाएंगे 150 से लेके 77 तक। ठीक है, तो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन। बस आपको कुछ नहीं करना है, इन सबको माइनस करके इन सबका सम करना है ना। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके लिए टास्क हो जाएगा कि आप इसको सॉल्व करें और इसका करेक्ट आंसर फाइंड आउट करें। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 647। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कीजिए।
और देखिए आंसर करेक्ट। और देखो जैसे मैंने आपको बता दिया है तो ये इस टाइप से सॉल्व होगा पूरा। और आप इसको जब इसका जैसे कि हमने ये माइनस करा और इसके बाद आप इसका सम करोगे तो 647 आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज अवर क्वेश्चन नंबर 99। तो what shall be second request being processed by C look right, है ना, आपको राइट साइड में देखना है। डिस्क शेड्यूलिंग टेक्निक ऑलरेडी गिवन द रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे हमको सी लुक का यूज करना है। तो मैंने आपको सी लुक को सिखाया है कि आपको अगर इसने राइट साइड का बोला है तो आपको राइट साइड चलना है ना, सर्व करते हुए। और फिर आपको लेफ्ट साइड जाना है अगर आपको कोई सर्विस नहीं मिलती है तो, लेकिन इस लेफ्ट साइड में हम किसी भी रिक्वेस्ट को लेंगे नहीं, ठीक है। फिर आपको अगेन राइट साइड ही जाना है और आपको फिर रिक्वेस्ट, बची हुई रिक्वेस्ट को सर्व करना है। तो हमारी सी लुक पॉलिसी कुछ स्टेप से वर्क करती है। तो वी कैन सी अगेन, इसको हम अच्छे से क्वेश्चंस के रूप में देखते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, अगेन से हमने अरेंजमेंट देख लिया है। अब आपको अगेन से यहाँ पे 58 पे दे रखा है। क्लियर है। तो यहाँ पर हमने 58 पे देख लिया, ठीक है ना। आपको रिट्राइट हेड दे रखा है। अब आपको सी लुक जाना है लेकिन आपको राइट साइड की बोला है तो आप 77 पे सर्व करोगे, फिर 81 पे सर्व करोगे, फिर आप 99 पे सर्व करोगे, फिर आप 150 पे सर्व करोगे, है ना, 175 एंड 180। फिर आप ऐसे जाओगे, ठीक है। फिर आप 33 को सर्व करोगे एंड देन 45 को। तो आपको कुछ इस टाइप से इसकी पॉलिसी को वर्क करना है, ठीक है। और आपको टोटल हेड बताना है। तो यहाँ पर जब हम 185 है ना, माइनस क्या करेंगे 58। क्लियर है। प्लस आपको क्या करना है 185 माइनस 33, ठीक है। प्लस आपको क्या करना है नेक्स्ट, आगे क्या आ जाएगा, यहाँ पर है 33 माइनस 45, ठीक है। तो आप क्या करोगे 33 माइनस 45। क्लियर है। तो हमने, आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या पूछा था, हमको क्वेश्चन में पूछा था कि आपको निकालना है सेकेंड रिक्वेस्ट, है ना, सी लुक के लिए। तो जब हम सेकेंड रिक्वेस्ट को देखेंगे तो सेकेंड रिक्वेस्ट हमारी क्या आ जाएगी इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग फर्स्ट रिक्वेस्ट कौन कर रहा है 77 और सेकंड रिक्वेस्ट कौन कर रहा है 81। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 81, ठीक है। तो ये मैंने एडिशनल डिटेल्स आपको बताई कि आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अदरवाइज हमारा तो काम डायग्राम से हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज अवर क्वेश्चन नंबर 900, ठीक है। तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं इसको। व्हाट शेल बी टोटल हेड मूवमेंट्स ऑफ सिलेंडर फॉर द सी स्कैन, है ना, सी स्कैन शेड्यूलिंग का आपको यूज करना है जहां पर हेड स्टार्ट हो रहा है मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। अगेन आपको राइट डायरेक्शन में जाना है लेकिन आपको सी स्कैन का यूज करना है, ठीक है। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन फर्स्ट। तो देखो मैं आपको बताती हूँ कि जब भी आप सी स्कैन की बात करोगे तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आपका हेड है, आप हेड से मूव करोगे आपकी राइट साइड में, है ना। तो जब आप राइट साइड में जाओगे, क्योंकि आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाने को बोला है, तो आप 58 से 77, 81, 99 सर्व करते जाओगे सेम, बट एंड तक जाओगे, है ना। और आप फिर क्या करोगे, यहां से आप बिल्कुल कोई सर्व नहीं करोगे। तो सी स्कैन मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी इसके लिए कि जिस भी आपको बीच में डैश दिखे ना, इसका मतलब क्या है कि वो बीच में सर्व नहीं करेगी, ठीक है। तो यही आपको बस ट्रिक से याद रखना है इसको, है ना। तो इसमें हम देखो, हमको सी स्कैन में डैश दिख रहा है तो आपको बीच में एक डैश खाली दिखेगा, तो आप इस डैश को एक हिंट मान लो कि वो आपको अपने उसमें ही एडवाइस दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यहाँ तक आना है 99 जीरो तक, और फिर आपको अगेन से रिक्वेस्ट सर्व करना है, और जो भी रिक्वेस्ट सर्व होगी वो सिर्फ राइट डायरेक्शन में हो। क्लियर है। एंड देन 199 माइनस, और आप ये सोचना कि जैसे कि आप अगर आपको 285 करके कुछ दे तो आप 299 तक ले लेना, ठीक है। तो वो एंड तक जाती है हमेशा। तो हम इस टाइप से जब इसको सॉल्व करेंगे प्रॉपर, है ना, तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 385। तो हम जैसे कि अगर आपको मैं इस अपने वाले से भी बताऊंगी तो आपको दिखा देती हूँ मैं कैसे। तो हम राइट साइड में जाएंगे, 77 सर्व करेंगे, फिर 81 सर्व करेंगे, फिर 99 सर्व करेंगे, 150 सर्व करेंगे, 175 करेंगे, 185 करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम एक और ले लेंगे विच इज, क्योंकि हमारा जो सी स्कैन है सी स्कैन है वो 0 और 99 को भी सर्व करता है। तो हम यहाँ तक जाएंगे और फिर अगेन यहाँ से, है ना, 0 पे आएंगे, फिर हम 33 को सर्व करेंगे और 45 को सर्व करेंगे। तो मैंने आपको इसकी ट्रिक बता दी, आप याद रखना सी स्कैन, ठीक है। आप सी स्कैन करोगे तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो ये बीच में आपको जो दिख रहा है ना, ये आपको हिंट दे रहा है कि यहाँ पर भी कुछ बीच में खाली रहेगा। क्लियर है। और बाकी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली, है ना, कि 199 माइनस क्या हो जाएगा
199 माइनस 58, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, 199 माइनस 0, और फिर क्या करोगे आप यहाँ पे 45 माइनस 0, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस स्टेप से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो हमने यही किया, ठीक है। यहाँ पर ये 199 माइनस 58, 199 माइनस 0 और 45। तो आप जब इसको प्लस करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो 385 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमने, मतलब इस कंपेरिजन में क्वेश्चन में सारे ही शेड्यूलिंग एल्गोरिथम डिस्कस कर लिए, विच इज वेरी सिंपल, ठीक है। तो थैंक यू।